हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, मायका वही माँ का घर, जिसमें वो लेडीज़ आती है जो अपने डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान होती है, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, वो अपने बच्चे को लेके कहाँ जाए। तो ऐसी लेडीज़ यहाँ आकर अपने बच्चों के साथ रहती है। वीडियो की शुरुआत में आपसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि कृपया करके आप शादी या अडॉप्शन के लिए बिल्कुल कॉल ना करें। हमारे पास कॉल करनी है तो आप इसके लिए करें कि हमें रहने आना है, या हमारे पास कोई ऐसी विक्टिम है जिनको हमें आपके बारे में बताना है, या फिर आप डोनेशंस के लिए कॉल करें। बिल्कुल भी शादी या अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें। तो आज हमारे साथ एक महिला हैं जो यहाँ पे आके रह रही हैं। तो आज जानते हैं, हमारे पास एक महिला बैठी है, ऐसा इनके साथ क्या हुआ जो उनको अपना घर छोड़ के यहाँ पे मायका में आना पड़ा। नमस्ते मैडम। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के मायका में आके रहना पड़ा? मैं 15 साल की थी। बचपन से मेरे मम्मी पापा सब थे। मैं 15 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई थी। मैंने 8 क्लास ही पास किया था और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ। खेती किसानी करते थे मेरे पापा, तो वहाँ पे बच्चियों की जल्दी शादी कर देते हैं। तो मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। और इस बात को नाबालिग होते कानूनी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पुलिस आती है, लेकिन वो पैसे दे देते हैं तो पुलिस कुछ नहीं करती। इसलिए मुझे पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिली थी। और शादी के 6 महीने तक मैं ठीक रही अपने ससुराल में, लेकिन शादी के 6 महीने बाद मेरे पति मुझे गाली गलौज मारना, वो भी ऐसी नहीं जैसे गांव में तो चूल्हे पर खाना बनता है तो उसमें बनाती थी मैं खाना, तो उससे मुझे लकड़ी लेके जला देना और बहुत टॉर्चर करते थे। तो बीच में मैं फिर अपने मम्मी पापा के घर चली गई। पापा को बुलाया तो उनके घर चली गई। मैं 6 महीने तक वापस अपने ससुराल नहीं आई। तो मेरे पति ससुराल गए, फ़ोन पे कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो मैं फ़ोन नहीं उठाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, हर तरीके से मारना पीटना, जानवरों जैसे हैं। हम तो जानवर को भी मारते समय रोने लगते हैं अगर उसे ज़ोर से मार दो। तो फिर वो जब कहने लगे मैं बदल गया हूँ और नहीं, मरने की धमकी देने लगे, तो मैंने सोचा कि शायद बदल जाएं। हो सकता है 6 महीने बहुत होता है, मतलब हो सकता है बदल जाएं। तो फिर मैं आना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा इसके खिलाफ थे कि हम नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे नहीं भेजाएंगे हम। तो मैंने कहा मम्मी पापा को समझाया, पर वो नहीं समझे। तो फिर जब मैं आई तो मेरा मम्मी पापा से झगड़ा हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि अब तुम अपने ससुराल जा रही हो तो हमारे लिए तुम मर चुकी हो, मर जाओगी, ये तुम्हें मार डालें या तुम मर जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मेरा भाई है एक बड़ा, और मम्मी पापा और मैं सिर्फ भाई बहन हैं। तो उस बात को 1 साल हो गया था पूरा, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मेरे हस्बैंड का टॉर्चर और बढ़ गया। इस मतलब ऐसे मानना कि अगर थाली में नमक भी कम है ना, थाली में नमक नहीं है, पानी नहीं है, उसी चीज़ को मेरे ऊपर फेंक के मार दिया करते थे। तो आपके पति ऐसा क्यों करते थे? दहेज की वजह से, या फिर वो पढ़े लिखे हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे थे जब मैं आई हूँ। वो कितने पढ़े लिखे? BA फाइनल है, MBA कर रहे हैं। तो जब आपकी शादी हुई थी तो आपका पति पढ़ाई कर रहे थे? 10वीं क्लास में। 10वीं में थे और आप सिर्फ 8वीं पास हो। तो वो जिस तरह आपने बताया कि वो आपको लकड़ी से जला देते थे और थाली में अगर नमक कम है तो मार देते थे, तो ये किस वजह से करते थे? उनका बिहेवियर ही ऐसा था या फिर उनको कोई भड़काता था? क्या होता था? उनका सबसे पहली परेशानी तो ये थी कि हमारी अरेंज मैरिज थी, तो वो चाहते थे कि उन्हें पढ़ी लिखी भी मिले, और मैं कम पढ़ी थी, और वो थोड़े दिखने में अच्छे हैं, मुझसे अच्छे लगते थे। उनके अंदर ये वहम था कि मुझे तुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, काबिल लड़की मिल सकती थी, पढ़ी लिखी खूबसूरत कुछ पोजीशन पे होती जो, वो लड़की मिल सकती थी। और उनका वहम ये, जब उनने 12वीं क्लास पास की, उनके दोस्त बड़े, उनकी लड़कियों से दोस्ती हुई, पता नहीं, हो सकता है आगे बाहर अफेयर भी हो, वो मैं नहीं पता। तो जब जाके उनको ना टॉर्चर करना शुरू किया उनने। पहले तो सब ठीक था 6 महीने तक, शुरू के शादी के 6 महीने तक सब ठीक था, मगर जब उनको ये रियलाइज हुआ कि मुझे और अच्छी पत्नी मिल सकती थी, पढ़ी लिखी मिल सकती थी, तो वो आप पे गुस्सा उतारने लग गए। मगर एक बात मुझे बताओ कि जब आपसे शादी हो रही थी, आपको माँ बाप ने ही पसंद किया होगा उनके, या उनको आपके बारे में पता ही होगा ना? हाँ, नहीं, वो मुझे देखने आए थे एक रात हमारे घर। तब उन्होंने मना क्यों नहीं किया? आपने कभी ये चीज़ पूछी नहीं उनसे? हाँ, तो बोलने लगे कि तब मेरी मम्मी पापा की मर्जी थी, तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन
अब तो तू मेरी मतलब मेरे लिए बोझ है, जिम्मेदारी है, वो समझ के सिर्फ निभा रहा हूँ, ऐसे बोलते थे। और ज़्यादा सवाल जवाब करती थी तो बस वही मारा पीटी। तो आपके सास ससुर कभी आगे नहीं आए आपको बचाने? नहीं, मेरे ससुर शराब पीते हैं तो उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं अपने घर से, और सास अपने बेटे के साइड रहती, क्योंकि एक ही बेटा है ना, तो वो अपने बेटे के साइड रहती। तो जब आप यहाँ मायका में आई तो उससे पहले आप कहाँ रह रही थी, और ऐसा क्या हो गया था कि अब आपको लगा कि नहीं, अब बस मेरी बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है, अब मुझे घर छोड़ना है? ऐसा हुआ कि बीच में ना मैं प्रेग्नेंट भी हुई, 4 महीने का प्रेगनेंसी थी मेरी। तो उनका तो यही था मारना पीटना, और डॉक्टर ने मुझे खून की कमी बताई हुई थी, लेकिन उसका कोई मतलब दवाई नहीं करवाए वो लोग। मुझे कहते हैं वो तो ऐसे डॉक्टर बोलते ही हैं, गांव में ये सबसे बड़ी परेशानी है। मैंने गांव में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अगर वो डॉक्टर बोल देगा ना कि इनको दवाई कराओ प्रेगनेंसी में, तो कहते हैं तो डॉक्टर सिर्फ खर्चे के लिए बोलते हैं। तो उनने मतलब झगड़ा हो गया था हमारा, रात का टाइम था, तो खाना बनाया था मैंने, तो मैं उनको डाल नहीं पाई थी, थक गई थी, शायद तबीयत ख़राब थी, तो मैं लेटी हुई थी बेड पे। तो मैंने कहा आप मम्मी से बोल दो या फिर मेरी छोटी ननद है उनसे बोल दो। तो फिर उनने मुझे लात मार दी थी जो मेरे पेट में घल गई थी। तो उस टाइम आप 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और सिर्फ खाना ना देने की वजह से पति ने पेट पे लात मार दी। मेरे बच्चे, और आपका बच्चा नहीं रहा। मतलब लोगों की कितनी छोटी सोच है। अगर पत्नी ने खाना नहीं दिया, वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है, तो वो अपनी माँ से या अपनी देवरानी से बोल सकता था कि मुझे खाना लगा के दे दो, बच्चा भी तो उसी का है ना उसके पेट में। मतलब लोगों की आप माइंडसेट सोचो कि क्या है। खाना नहीं दिया तो सीधा पेट पे लात। फिर क्या हुआ? फिर बच्चा मेरे से कहना जो गया, मेरा सरकारी हॉस्पिटल में दवाई वगैरह चली, 1-2 महीने दवाई चली, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मुझे बैठने नहीं, क्योंकि मिसकैरेज के बाद बहुत वीकनेस आ जाती है ना, बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ता था। मैं खेतों में काम किया करती थी, घर पे भी काम किया करती थी, हमारे यहाँ गाय भैंस सब थे, सबका काम किया करती थी, टाइम पे सबको रोटी देना, सब करना। और फिर मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे ऐसा बोला करते थे कि अब तुझ में है ही क्या जो मैं तुझे मतलब बीवी के तौर पे प्यार करूं। कहते थे कि मुझे अभी भी कोई अच्छी लड़की मिल सकती है, अच्छे दहेज मिल सकता है, मुझे गाड़ी मिल सकती है क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कोई अच्छी जॉब लग सकती है। मेरी तो मतलब ज़िंदगी ख़राब हो गई तुझसे। हर वक्त ये बोलना कि तू जा, मर जा कहीं। एक बार झगड़ा हुआ था तो मुझे जूते से पीटा था और घर से निकाल दिया था कि तू जल्दी जा। लेकिन फिर मेरी सास ससुर जी आए थे कि वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, गुस्से में बोल दिया उसने। फिर ऐसे धीरे मैं यहाँ आई थी सोमवार के दिन, और मैं यहाँ आने के 10 दिन भटकी हूँ। मतलब यहाँ आने से पहले आप 10 दिन भटके हो? भटकी हूँ, रेलवे स्टेशन पे रही हूँ मैं 10 दिन। कौन से रेलवे स्टेशन पे? पहले हमारे छोटा सा गांव है ना, यहाँ से तो क्या कहते हैं, बस स्टैंड पे गई थी मैं। बस स्टैंड से मैंने जबलपुर के लिए बस पकड़ी, जो कि 3-4 बस बदलनी पड़ती है हमारे गांव से। तो वो बस बदल के मैं जबलपुर तक पहुंच गई थी 8-9 बजे तक। तो मैं रात वहीं रुकी। फिर दूसरे दिन के लिए मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तो मुझे कोई आसानी से कुछ भी काम दे देगा, झाड़ू पोछा मैं कुछ भी कर लेती, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी दीदी। मैं मान नहीं सह सकती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो फिर लेकिन किसी ने काम भी नहीं दिया। मैं मतलब बीच में ऐसे किसी को काम, दुकानों पे जाकर कुछ भी पूछती थी तो कहते थे आप, मेरे पहले तो ये पूछते थे कि आपके साथ कौन है। अगर मैं कह देती थी कि अकेले हूँ तो काम के लिए साफ मना। तो मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये थे जो कि 10 दिन बाद ख़त्म हो चुके थे। तो मैं दिल्ली स्टेशन पर बैठी थी, 10 दिन तक मैं ऐसे ही भटकी हूँ। तो मैं दिल्ली स्टेशन पे बैठी थी, रो रही थी। मैं सोच रही थी कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं, जी नहीं सकती, मरने के सिवा कोई आचार नहीं, क्योंकि मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन उस घर में दोबारा जाना पसंद नहीं करूँगी। तो फिर एक मुस्लिम समाज के भैया थे, बहुत अच्छे थे, उनने मुझे रोते हुए देखा। बहुत टाइम से देख रहे थे क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, मैं वहीं बैठी थी। तो कहने लगे दीदी मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप यहीं पे बैठे हुए। मैंने कहा मैं अजनबी से, क्योंकि पता नहीं कौन कैसा है, मैंने बात नहीं की। तो कहते आप मुझे बात कर सकते हो, डरो मत। आप, मैं कहीं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से उठ के वहाँ चलो या वहाँ से उठ के यहाँ आओ, लेकिन मुझसे बात करो, परेशानी बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो उनने मुझे बताया
यहाँ के बारे में, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि आजकल वो बीच में एक आश्रम का इशू हो गया था ना, आजकल आश्रम पे भी विश्वास करना, तो मैं ये भी सोचती थी कि मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं चलूँगी, मर जाऊँगी लेकिन गलत रास्ते पे नहीं चलूँगी। तो उनने मुझे वीडियो दिखाई, भैया थे, अविनाश भैया थे और हमारी गीतांजलि दीदी थी उस वीडियो में। उनने मुझे वो वीडियो दिखाई, मुझे अच्छा लगा वो वीडियो देख के, बच्चे देखे बहुत सारे, ये होम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर उनने मुझे एड्रेस बता दिया था नजफगढ़ का, तो मैं उस वक्त तो वहीं रही, लेकिन सुबह को चली तो मुझे पूरा यहाँ आने में 6 बज गया था। तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे खुशबू दीदी मिली हमारी, उनने मुझे हमारे मायकटू के बारे में बताया। तो ऑफिस से मैं मायकटू गई, मुझे यहाँ से एक दीदी छोड़ने भी गई, 3-4 बस बदली, उनने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, फिर वो छोड़ने भी गई। और फिर जब मैं मायकटू पहुँची तो हमारी दीदी सुमन दीदी वो मिली मुझे, उनने मुझे मतलब ऐसे बच्चे की तरह बुलाया। मैंने जब मेन गेट पे थी तो मतलब ऐसा लगा जैसे कि मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ, अभी मेरी एज सिर्फ 19 साल है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बुलाया, खाना खिलाया, समझाया। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें सब बताया, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया और अभी भी बहुत बच्चे की तरह रखते हैं। भैया भी कहते हैं खुश रहा करो, अगर उदास दिख जाते हैं तो गुस्सा करते हैं। बहुत मतलब ऐसा लगता है यहाँ आके कि मेरा बचपना वापस लौट चुका है। और दीदी आगे मैं अब पढ़ना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ जो ये कहते थे कि क्यों काबिल नहीं है, तो बस आगे मैं काबिल बनना चाहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी कितनी कठिनाइयाँ पार करने के बाद एक औरत ने सुसाइड करना नहीं सोचा, मगर जब वो यहाँ आने से पहले जो 10 दिन भटकी, उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि अब मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इससे अच्छा मर जाऊँ मगर वापस उस घर में नहीं जाना चाहती। मगर किसी ना किसी ने उनको मायका के बारे में बताया और वो यहाँ आई और उनको मायका में कैसा लगा, उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, उन्होंने अपना सब उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मायका हर एक उस महिला के लिए खड़ा है जो अपने आप को अकेला, मजबूर या असहाय समझती हैं, या फिर वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। वो चाहे फिजिकल टॉर्चर हो, चाहे वो सेक्सुअली टॉर्चर हो, चाहे वो मेंटली टॉर्चर हो, चाहे वो दहेज के लिए प्रताड़ना हो, या इसलिए कि उसने बेटी पैदा कर दी। ऐसे बहुत से केसेस हमारे मायका में आते हैं जो सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से उनको घर से निकाल दिया जाता है अपने बच्चों के साथ, और कह दिया जाता है कि आज से तू हमारे लिए मर गई और हम तेरे लिए मर गए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर एक उस लड़की या उस औरत के पास जा सके जिसको इस वीडियो की नीड है, जिसको मायका की नीड है, और वो यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकती है। इन्होंने जैसे कि बताया कि अविनाश भैया ने उनको समझाया और उनको अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह समझाया, और उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ खुशी वाले चेहरे चाहिए, उदास रहना यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है। अविनाश भैया अपनी किसी भी बहन बेटी को दुखी नहीं देख सकते, किसी भी बहन या बेटी की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं देख सकते। आज वो अविनाश भैया, आज वो अविनाश जैन सब बहनों और औरतों के लिए खड़े, और उनका एक ही एक नारा है और एक ही उनकी सोच है कि मैं हर देश की बहन और महिला के लिए खड़ा हूँ। जब उस बहन और महिला को ज़रूरत हो तो वो ये ना बोल सके कि जब मुझे ज़रूरत थी तो कोई नहीं खड़ा था। अब हर महिला ये बोल सकती है कि जब मुझे ज़रूरत थी तो अविनाश भैया मेरे लिए खड़े थे। तो आप लोगों का साथ और प्यार हमारे साथ बना रहे, और आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।